हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को और मैं इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगी। और प्लीज़ मुझे ये कमेंट में बताना कि मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ या नहीं। ओके, तो पिछले क्लास में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा था और बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस को भी हम देख चुके थे। तो आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड की है, आप चाहें तो जाकर उसे देख सकते हैं। इससे आपको क्या पूरी जो टॉपिक है उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ओके, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कौन से टॉपिक की नीड है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एम्प्लॉयमेंट डिस्टिंक्शन है, साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो क्या है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखते हैं। चलिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बेसिकली विजिबल आइटम की ट्रेडिंग की अकाउंटिंग होती है, एक कंट्री के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये होता है। ओके, तो ये क्या है, ये एक मॉनेटरी डिफरेंस है कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। ओके, यानी सिंपली मैं अगर कहूँ तो एक कंट्री की गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर है उसे ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जिसे बेसिकली एक कंट्री की इकोनॉमी की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, और ये एक पार्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो प्लीज़ जाकर आप उसे एक बार देख लें, तो इससे आपको और भी अच्छी तरह से बीओपी क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए अभी इसका हम अनदर नेम जानेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम दूसरे कौन से नामों से जानते हैं। उसे हम कमर्शियल बैलेंस या फिर नेट एक्सपोर्ट या ट्रेड बैलेंस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कुछ अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो ज़रूरी आ सकता है, क्योंकि नेट सेट में ऐसे तो आते ही हैं। और अगर आप अगर जूनियर क्लासेस में हैं यानी स्टार्टिंग में हैं या 12th में हैं या फिर बीकॉम या ग्रेजुएशन या फिर एमकॉम लेवल पे हैं, तो आपको ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में है तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आपकी मार्क्स इंक्रीज होगी। ओके, चलिए, तो इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, गुड्स की जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी ट्रेडिंग होती है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एब्रिविएशन जान लीजिए, NX है। ओके, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ करंट जो भी अकाउंट की ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में गुड्स इसी का एक पार्ट है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं डेफिसिट और सरप्लस क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। डेफिसिट की सिचुएशन कब आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जब एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स में यानी गुड्स में, विजिबल आइटम मतलब जो हमें दिखता है, यानी गुड्स में अगर लेस हो, एक्सपोर्ट लेस हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो। ओके, यानी एक्सपोर्ट अगर कम हो, इंपोर्ट ज़्यादा हो, तो क्या होता है, वो डेफिसिट की सिचुएशन होती है। ओके, और सरप्लस की सिचुएशन कब आती है, सरप्लस की सिचुएशन तब आती है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। ओके, चलिए अब हम इसे समझेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं, बट फिर भी मैं इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फेवरेबल या अनफेवरेबल या बैलेंस रिजल्ट कब प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी इंपोर्ट से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगी, यानी सिचुएशन फेवरेबल, या फिर आप कह सकते हैं सरप्लस होगी। और अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगी। ओके, यानी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, या फिर आप कह सकते हैं डेफिसिट होगी। और अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सेम है तो वो बैलेंस सिचुएशन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल क्या है सरप्लस और डेफिसिट का इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट के एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया इंपोर्ट करेगी 100 करोड़ रुपीज़ की गुड्स इन 2019 में एक्सपोर्ट किए थे, अगर हम 100 करोड़ रुपीज़ की गुड्स बट इंपोर्ट किए थे। ओके, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्ट किए थे 100 करोड़ रुपीज़ की गुड्स और एक्सपोर्ट किए हैं सिर्फ 50 करोड़ रुपीज़ ऑफ गुड्स। मतलब क्या है, ये हमारे लिए बुरी बात है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड
कितने की डेफिसिट शो करेगी? 50 करोड़। 100 माइनस 50, ओके। तो ये हमारे लिए डेफिसिट की सिचुएशन है। तो और सरप्लस की सिचुएशन क्या है? अगर इंडिया इंपोर्ट करेगी 50 करोड़ रुपीस की गुड्स दूसरे देशों से, हमारे देश में अगर 50 करोड़ की गुड्स आएगी, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज में 100 करोड़ की गुड्स, तो ये क्या होगा? हमारे फ़ायदे की बात है। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस कितनी आएगी? 50 करोड़ रुपीज़। चलिए देखते हैं फैक्टर्स क्या है जो कि अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को, ओके। तो फर्स्ट में हम देखेंगे क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट करता है? जैसे कि आप सबको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट होती है ये हर वक्त फ्लक्चुएट करती रहती है, और ये सारे कंट्रीज़ की करेंसीज को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे अभी प्रेजेंट में इंडिया की रुपी कितनी में चल रही है? $1 इक्वल टू 74.83, ओके। इतनी रुपीज़ की ये $1 के इक्वल है। तो ये बहुत टाइम फ्लक्चुएट करते रहती है, अप डाउन होते रहते हैं इसमें। तो अगर इंडियन करेंसी इम्प्रूव करेगी तो क्या होगा? हमारे लिए बेनिफिट होगा, यानी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी तरह इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब हमारे लिए दूसरे देशों से कोई सामान परचेस करना जो हम पहले परचेस करते थे उसके लिए अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अगर करेंसी की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब हम कम प्रोडक्शन कर पाएंगे और एक्सपोर्ट भी कम होगा, ओके। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर बढ़ जाए, लाइक मैन, मटेरियल, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा और एक्सपोर्ट भी कम होगा। और इसका उल्टा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाए तो प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट क्या होगा? ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ओके। अब देखते हैं ट्रेड रेस्ट्रिक्शन क्या है ये। बहुत बार गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है, जिससे कि दूसरे देशों के लिए कोटा सेट किया जाता है, ओके। तो क्या है कोटा? कोटा में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि दूसरे देश इससे ज़्यादा हमारे देश में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो इससे ज़्यादा इससे यहाँ पे एक्सपोर्ट या सेल नहीं कर पाएंगे। और इंपोर्ट को इससे क्या होता है? लिमिटेड रखा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड बैरियर कहते हैं। इससे इंपोर्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और ऐसा इसलिए गवर्नमेंट करती है कि जिससे कि एक कंट्री के लिए होम प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिले और इंपोर्ट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, ओके। तो प्राइस ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड क्या है ये फैक्टर देखते हैं। लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड की प्राइस अगर कम होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ओके। और इसी के अपोजिट, अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड की प्राइस हाई होगी तो लोग दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करेंगे, और इससे इंपोर्ट ज़्यादा होगा, ओके, दूसरे देशों से। अवेलेबिलिटी और एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है ये? अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर अगर उसे दूसरे देश से रॉ मटेरियल मंगाना पड़े तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर उसे दूसरे देशों से रॉ मटेरियल मंगाना पड़े और वो उसे हाई कॉस्ट में एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू बी यूज्ड एज फॉर पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स। तो एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज करना चाहती है तो उस कंट्री के पास दूसरे कंट्री की करेंसी का सफिशिएंट एक अमाउंट भी होना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे देशों की रॉ मटेरियल को परचेज नहीं कर पाएंगे और इससे एक्सपोर्ट भी वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि जब तक बनाएगा नहीं तो बेचेगा क्या। इसीलिए सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज की नीड हमें है। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को। तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आप मुझे ये कमेंट में बताओगे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि नहीं, आपको समझा पाई हूँ कि नहीं। ओके, चलिए तो आज की क्लास यही पेंट करेंगे क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों का डिफरेंस मैंने सब कुछ A to Z आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट मैं कुछ और टॉपिक लाऊंगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।